मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा द संकेत लाइव से आज मैं एक ऐसा मुद्दे पे बात करने वाला हूं जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी इस समय अपने सर्वेक्षण में लगी। भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार से पिछले दिनों एक टीम का गठन किया है जो पूरे उत्तर प्रदेश में इस बात का पता लगाएगी कि भाजपा की दुर्गति का कारण क्या रहा। इस टीम का उन्होंने नाम दिया स्पेशल 40 टीम। ये हर लोकसभा क्षेत्र में जाएगी और ये पता करेगी कि हमारे साथ ये कैसे हुआ। ये टीम करेगी क्या? विधायकों से बात करेगी, पूर्व विधायकों से बात करेगी, संगठन के पदाधिकारियों से बात करेगी, संघ के लोगों से भी बात करेगी और ये जानेगी कि हमारा गड़बड़ी हमारी कहां रही, हमको ये नुकसान कैसे हुआ। आप सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की थी कि हम उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीत लेंगे। ठीक है, वो ये मानकर चल रही थी कि इसमें से 5 सीटें निकल जाएंगी, 4 सीटें समाजवादी पार्टी की, 1 सीट कांग्रेस को, फिर हम 75 की 75 तो कम से कम हम जीत लेंगे। लेकिन हुआ क्या? अंक गणित और बीज गणित भारतीय जनता पार्टी की दोनों की पलट गई। भाजपा हाईकमान की स्पेशल 40 टीम अपनी पड़ताल की जांच किस तरह करेगी और अंत में वो इसका खमियाजा किसके सर पे फोड़ा जाएगा, इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर डाली जाएगी, ये तो अभी बाद में पता चलेगा। लेकिन यूपी ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने चुनाव से पूर्व जो सर्वे किया था और सर्वे प्रकाशित किया था, चैनल पर भी दिखाया गया था, वो 100% सही हुआ था। वही यूपी ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ग्राउंड जीरो से पड़ताल करने के बाद ये बताने जा रहा है कि भाजपा की हार के प्रमुख कारण क्या रहे। हमने अपने आधा दर्जन वीडियो में बताया था कि भाजपा और इंडिया गठबंधन करीब करीब बराबर बराबर आएगा उत्तर प्रदेश में। हमने अपने एक लेख और एक वीडियो में यह भी बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव जीत तो जाएंगे लेकिन उनका जो अंतर है जीत का वो बहुत कम हो जाएगा। वो भी सच हुआ। हमने लखनऊ के मोहनलालगंज, अमेठी, चंदौली, बाराबंकी, मुजफ्फरनगर, अयोध्या यानी फैजाबाद, प्रयागराज, जौनपुर, आजमगढ़, सुल्तानपुर, गाजीपुर आदि सीटों का दौरा करने के बाद, और इसमें डुमरियागंज भी शामिल है, दौरा करने के बाद बताया था कि लखनऊ तो किसी तरह भाजपा प्रत्याशी राजनाथ सिंह जीत जाएंगे, उनकी लाज बच जाएगी, लेकिन बगल के मोहनलालगंज समेत सारे प्रत्याशी चुनाव हार जाएंगे। हमारी उस बात को लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया और खास तौर से नेशनल मीडिया ने तो बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया, उसको उन्होंने हंस के टाल दिया। अब हम बात करेंगे उन प्रमुख कारणों की जिसने भाजपा को आधे से कम पर लाकर पटक दिया और समाज के लोग हार का कारण तलाशने के लिए अब भाजपा के लोग निकल रहे हैं। मैं हार के कारणों पर प्रकाश डालूं उससे पहले हम अपने उस सवाल का जिक्र करना चाहते हैं जो हमने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों से पूछा था, उन प्रत्याशियों से जो 2019 का चुनाव जीत गए थे और 24 में चुनाव लड़ रहे थे। मैंने सबसे पहले लखनऊ के वीवीआईपी गेस्ट हाउस में मोहनलालगंज के सांसद तथा मोदी सरकार के राज्य मंत्री कौशल किशोर जी तथा दिल्ली से भाजपा सांसद मनोज तिवारी जी की एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें उक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन दोनों नेताओं ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को बढ़ चढ़कर बताया। सभी ने स्वागत किया, हमने भी कहा ठीक है, केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं, उनका स्वागत करना चाहिए। अंत में मैंने एक सवाल किया कौशल किशोर जी से। मेरा सवाल था, एज ए एमपी ऑफ मोहनलालगंज लोकसभा, आप बताइए कि आपकी उपलब्धियां क्या है। इस सवाल का जवाब उनके पास बिल्कुल नहीं था। इसी तरह के सवाल यानी यही मिलता जुलता सवाल मैंने चुनाव लड़ रहे उन तमाम प्रत्याशियों से भाजपा के पूछा जो 19 जीत चुके थे और 24 में चुनाव लड़ रहे थे कि प्लीज आप ये बताइए कि मोदी सरकार की उपलब्धियां जो हैं उसका स्वागत है, आपकी उपलब्धियां क्या हैं एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। किसी के पास इस सवाल का जवाब धरातल पर नहीं था। मैंने उनसे पूछा कि भाई पब्लिक के बीच, अपने मतदाताओं के बीच आप क्या संदेश लेके जा रहे हैं, किस बिना पे आप उनसे वोट मांग रहे हैं।
क्योंकि लखनऊ के लोगों ने तो ये कहा कि भाई लखनऊ में अगर कुछ दिखाई पड़ रहा है तो वो मायावती जी का रिजीम है या अखिलेश जी की रिजीम में जो कुछ हुआ है वो दिखाई पड़ रहा। ये सही है कि काफी कुछ लोगों ने राजनाथ सिंह के रिजीम का फ्लाईओवर का जिक्र भी किया कि लखनऊ में बनाए गए, लेकिन हालत यह हो गई कि किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास कोई सटीक जवाब नहीं था जो धरातल पर सही उतरता हो। फिर क्या हुआ, भारत जो अन्य मतदाता था, मतदाताओं को ये हिंदू मुस्लिम वाली जो फिलॉसफी थी ये अच्छी नहीं लगी। मंगलसूत्र, मुजरा, ये सब बातों से जो मतदाता था वो बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रख रहा था। भारतीय जनता पार्टी इस कमी को समझ नहीं पा रही थी कि हो क्या रहा है, जबकि मतदाता खामोश था, बोल नहीं रहा था, अपने टाइम का इंतजार कर रहा था कि केंद्र सरकार को आईना कैसे दिखाया जाए इसकी तलाश में बैठा हुआ था। उनको कैसे सबक दिया जाए ताकि वो गलती बार बार रिपीट न करें। उस नतीजा क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी ज्यों ज्यों इन सांप्रदायिक मुद्दों को उभारती गई त्यों त्यों इंडिया गठबंधन स्ट्रांग होता गया। उसने जो मतदाता था उसने भाजपा की नीतियों को पसंद नहीं किया और इंडिया ब्लॉक के साथ उसका जुड़ाव बढ़ता गया, जिसका फायदा सपा तथा कांग्रेस को हुआ। महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, बुलडोजर तथा आरक्षण ने सारे के सारे पासे एक मिनट में पलट कर रख दिए। संविधान और आरक्षण ने भाजपा की धर्म की राजनीति को परास्त कर दिया और उस पर जात इतनी ज्यादा हावी हो गई कि जो दलित वोट बैंक था, जिसको मायावती जी अपना वोट बैंक समझ रही थी, वो सीधे सीधे इंडिया ब्लॉक के पास चला गया। भारतीय जनता पार्टी यह भी नहीं समझ पाई, उसको लगा हम तो इनको मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, खाद्यान्न दे रहे हैं, ये तो हमारा वोट बैंक। यही बात उनको किसानों के प्रति वो सोच रहे थे कि इनको तो हम सब कुछ दे रहे हैं, पैसा जा रहा है इनको, ये तो हमारा वोट बैंक। लेकिन उसको भी ये बात भा नहीं रही थी और वो भी धीरे धीरे इंडिया गठबंधन की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। उसने नतीजा क्या हुआ, अति पिछड़ा कहे जाने वाला ये जो समुदाय था जिसको भाजपा अपना वोट बैंक मान रही थी, ये भी उनसे विमुख होने लगा, क्योंकि उसे लगा कि उसका तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा अगर वो भाजपा 400 पार कर गई। भाजपा ने इसकी काट के लिए धर्म की शरण में जाना बेहतर समझा, लेकिन मामला मंडल और कमंडल के बीच में आकर फंस गया। इतना ही नहीं, सांसदों के घमंड तथा कार्यकर्ताओं की उपेक्षा के चलते संघ तथा भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अपने को सीमित कर लिया। वो घर से बाहर निकले ही नहीं, क्योंकि उनको लगा कि पार्टी में आयातित लोगों की कीमत ज्यादा है, कार्यकर्ताओं की नहीं। इसके साथ ही भाजपा का सबसे अधिक विरोध अगर किसी ने किया तो वो थे राज्य कर्मचारी, जो सरकारी तनख्वाह पाते हैं, उन्होंने सबसे अधिक विरोध किया इनका। और इसके बाद मध्यम तथा निम्न मध्यम वर्ग जो था उसने विरोध किया, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रताड़ित वही किया जा रहा था। पूरे प्रदेश की 80 में से मात्र 10 सीटें हैं जहां भीतरघात की सूचनाएं मिली हैं, जबकि आज जब इसका पता लगाया जा रहा है तो हर कोई ये कह रहा है हमारे साथ भीतरघात किया गया, हमारे साथ भीतरघात किया गया, जबकि यथार्थ ये नहीं है। जितने भी लोग हारे हैं वो या तो भारतीय जनता पार्टी के घमंड से, प्रधानमंत्री मोदी के घमंड से, या अपनी करतूतों से हारे हैं, उन्होंने कोई काम नहीं किया। दूसरा क्या हुआ, जब प्रत्याशियों का चयन हो रहा था, उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की कोई सलाह नहीं मानी गई, सीधे सीधे ऊपर से प्रत्याशी थोप दिए गए, जिनका कोई लेना देना नहीं था, न मतदाता उनको जान पा रहा था न कोई। इसका भी असर पड़ा और सबसे बड़ा असर पड़ा, 75% युवा मतदाता ऐसा था जिसने भारतीय जनता पार्टी को वोट बिल्कुल दिया ही नहीं। इस वर्ग का कहना था पूरा सिस्टम सड़ गया है और मोदी तथा योगी सिर्फ जबानी जमा खर्च कर रहे हैं, ऐसे में इस पार्टी को वोट देना मूर्खता होगी। उसने भी वोट नहीं दिया, तो फिर वोट गया कहां?
सारा का सारा वोट डिवाइड हो गया और नतीजा यह निकला कि भारतीय जनता पार्टी चारों खाने उत्तर प्रदेश में चित हो गई। जिस उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जा रहा था कि यहां से दिल्ली का रास्ता निकला, यह सही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किसी तरह अपनी नाक बचा ली, बनारस के लोगों ने उनका मान सम्मान रख लिया, क्योंकि प्रधानमंत्री की हार का मतलब बहुत बड़ी हार थी। ऐसे भी हम अयोध्या हार चुके थे अपने आप में, जिस बात को लेकर हम वर्ल्ड फेम में थे। अयोध्या में मंदिर बना, अयोध्या में मंदिर बना, इतना विशाल मंदिर बना, 500 वर्ष के बाद राम जी अपने घर को वापस आए, उस अयोध्या ने भी बेड़ा गर्क कर दिया। फिर क्या हुआ, होता गया आगे। इस वर्ग का कहना था, जो युवा वर्ग था 75%, उसने वोट नहीं दिया और उसका कहना था कि सारा सिस्टम सड़ चुका है, सिर्फ नेता लोग जवानी जमा खर्च कर रहे हैं, आम आदमी को भरमा रहे हैं। पुलिस प्रशासन के भ्रष्टाचार तथा नेताओं के डबल फेस और डबल रोल ने मतदाताओं को भाजपा के खिलाफ खड़ा कर दिया, जिसे भाजपा नेतृत्व समझ नहीं पाया। बातचीत के दौरान मतदाताओं ने कई मंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों का नाम लेकर बताया, ये लोग काम नहीं करते हैं, सिर्फ फोटो खिंचवाते हैं, स्वांग करते हैं, लेकिन काम नहीं करते हैं। भाजपा के भ्रष्टाचार पर अटैक के सवाल पर मतदाताओं ने बताया कि कोई काम बगैर पैसे के होता ही नहीं है और बातें भ्रष्टाचार समाप्त करने की जाती हैं। मतलब यह था, उनका कहना था कि अधिकारी पूरी तरह से निरंकुश हो चुके हैं, कहीं किसी की कोई जवाबदेही शायद तय नहीं है। पड़ताल के दौरान हजारों ऐसे मतदाता मिले जो भाजपा को इसलिए वोट नहीं दे रहे थे कि अगर भाजपा को 80 में से 75 सीटें मिल जाती तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हटा दिए जाते। इसलिए भी लोगों ने वोट नहीं दिया जो योगी जी के समर्थक थे, योगी जी को एक अच्छा प्रशासक मानते थे, अच्छा नेता मानते थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जानबूझकर वोट नहीं दिया कि अगर 80 में 75 सीटें मिल गई तो योगी आदित्यनाथ को हटा दिया। यह भी एक ड्रॉबैक हुआ उनके साथ, भारतीय जनता पार्टी को इससे भी नुकसान हुआ। मतलब साफ है कि आपसी मनमुटाव तथा ईगो के टकराव ने भी भाजपा का पुरजोर नुकसान किया। पुराने तथा अलोकप्रिय प्रत्याशियों को रिपीट करना तथा प्रत्याशियों के चयन में राज्य के मुख्यमंत्री को इग्नोर करना भी भाजपा की हार का कारण बना। अब अगर भाजपा को 2027 में उत्तर प्रदेश फतेह करना है तो राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फ्री हैंड करना होगा, अनावश्यक हस्तक्षेप बंद करना होगा, उन मंत्रियों को हाशिए पर ढकेलना होगा जिनकी प्राथमिकता राज्य का सर्वांगीण विकास नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ केंद्रीय नेतृत्व के कान भरना है। यह प्रयास करना है कि योगी जी को कैसे हटाया जा सके। ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जो भाजपा के उत्तर प्रदेश में हार के कारण बने। 80 में 80 सीटें जीतने का ख्वाब देखने वाली भारतीय जनता पार्टी के अंक गणित और बीज गणित पूरी तरह से बिखर गई। नमस्कार।